हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएसएन क्लासेस पर। फ्रेंड्स, 2 दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी क्योंकि थोड़ा पीपीटी ये सब बनाने में टाइम लग जाता है, ठीक है। और खुद का कोचिंग में थोड़ा सा टाइम भी देना पड़ता है, तो इसके वजह से वीडियोस नहीं आ पा रहे थे। तो आज फिर से हमने शुरू किया है और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक कौन सा है, तो आधुनिक काल में झारखंड। आधुनिक काल में झारखंड। इसके पहले हमने प्राचीन पढ़ लिया, ठीक है। प्राचीन तो हमने कंप्लीट कर लिया था, यानी कि प्राचीन काल में झारखंड, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा क्या, तो मध्यकालीन झारखंड पढ़ा, ठीक है। प्राचीन और मध्यकालीन झारखंड तो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे क्या, आधुनिक काल में झारखंड। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, आधुनिक काल में झारखंड में हम क्या क्या पढ़ेंगे। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश, यानी कि अंग्रेज जो थे वो झारखंड के किस क्षेत्र की ओर से प्रवेश करते हैं। उसके बाद प्रवेश करने के बाद यहाँ की जो जनजातियां होती हैं वो कौन कौन सा उन लोग विद्रोह करते हैं, ठीक है, कौन कौन सा आंदोलन करते हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन का झारखंड पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो हमें पढ़ना है, ठीक है, जिसमें क्या क्या आएंगे। तो 1857 का विद्रोह आएगा, ठीक है। उसके बाद नरमपंथी चरण। तो नरमपंथी चरण को आप और एक नाम से देख सकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं उदारवादी चरण। उदारवादी चरण, ठीक है। और एक जो है गरमपंथी चरण, तो इसे हम कह सकते हैं उग्रवादी चरण। मैं इसे आपको इसलिए बता दे रही हूँ क्योंकि कहीं कहीं पे आपको हो सकता है शायद ये लिखा मिले और ये लिखा मिले, हो सकता है ये दोनों लिखा ना मिले, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो हम क्या पढ़ेंगे, झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, झारखंड का क्या होता है ना कि निर्माण होता है, ऐसा नहीं कि झारखंड पहले से मौजूद था, ठीक है। ये बिहार के अंतर्गत आता है, ठीक है, मतलब बिहार के अंतर्गत आता था, सॉरी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारा क्या, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, बेसिकली जो अंग्रेज जो है वो झारखंड में 1767 में क्या करते हैं, तो इंटर कर जाते हैं, ठीक है। 1766 में इनका अभियान चलता है, हम आगे पढ़ेंगे इनको। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे कि इनका टाइम पीरियड क्या है, यानी कि झारखंड में अंग्रेजों की जो सत्ता है वो जमने में कितना टाइम लगा यहाँ पे, ठीक है, तो कुल 7 दशक लगे, ठीक है। उसका जो टाइम पीरियड होगा कब से कब तक, 1767 से लेकर 1837 ईस्वी तक। 1767 से लेकर 1837 ईस्वी तक, ठीक है। तो टोटल जो है 7 दशक का टाइम लगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि अंग्रेजों को अपनी अंग्रेजों को अपनी अंग्रेजों को झारखंड लिख लीजिए, ठीक है। अंग्रेजों को झारखंड में अंग्रेजों को झारखंड में अपनी सत्ता स्थापित करने में कुल 7 दशक कुल 7 दशक का समय लगा। कुल 7 दशक का समय लगा। 1 मिनट इसकी थोड़ी मोटाई बढ़ा लेते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं क्या। देखिए फ्रेंड्स, इसको पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसकी स्टोरी बता देती हूँ। आपने पढ़ा होगा, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि 1765 में क्या होता है कि इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि होती है, ठीक है। किनके बीच होती है, इलाहाबाद की संधि किन बीच होती है, रॉबर्ट क्लाइव और जो आपका शासक है, मुगल शासक आएंगे कौन, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। तो ये जो इलाहाबाद की संधि होती है, इसमें शाह आलम द्वितीय को क्या किया जाता है कि 26 लाख रुपए जो है वो पेंशन के तौर पर दिया जाता है, ठीक है। और
ये आपके जो मुगल होते हैं, एक मिनट, मुगल नहीं सॉरी, जो अंग्रेज होते हैं वो क्या करते हैं, इनको बिहार, उड़ीसा और बंगाल की क्या मिल जाती है, दीवानी मिल जाती है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इनको पेंशन या पता जो आप समझ सकते हैं, जिनको पेंशन जो मिलता है उस टाइप से क्या करते हैं, मुगल शासक को ये पेंशन के तौर पे रख देते हैं, ठीक है। और खुद शासन कौन करने लगते हैं, यानी कि जो राजस्व की क्या बोल सकते हैं, जो राजस्व वसूलने का जो अधिकार है वो ब्रिटिश के पास चला जाता है, उसी को कहा जाता है क्या, दीवानी अधिकार, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि अंग्रेजों को, या आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि ब्रिटिश कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है, ठीक है। यानी कि इलाहाबाद की जो संधि होती है उसमें क्या होता है, तो अंग्रेजों को क्या मिल जाता है, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की क्या हो जाती है, दीवानी मिल जाती है, यानी कि राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स कि यहाँ पे होगा क्या, बिहार के अंतर्गत झारखंड भी आता था, ठीक है। मतलब पहले जो बिहार के अंतर्गत झारखंड भी आता था। तो अंग्रेज क्या करते हैं ना, देखिए मान लीजिए कि अगर राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया है बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में, ठीक है, तो अंग्रेज क्या चाहेंगे कि झारखंड से भी क्या हो, हमें राजस्व की प्राप्ति हो, यानी कर की प्राप्ति हो, ठीक है। लेकिन यहाँ के जो छोटे छोटे जो राजवंश होते हैं वो क्या बोलते हैं कि हमने कभी भी किसी के अधीन काम नहीं किया है और हमने कभी भी किसी को भी कर नहीं दिया। लेकिन क्या होता था ना कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मुगलों के समय में जो नागवंशी शासक होते थे वो लोग इनको क्या करते थे, कर अदा करते थे, किनको, मुगलों को, ठीक है। मुगलों को क्या करते थे, कर अदा करते थे नागवंशी शासक, ठीक है। तो मुगल ऐसा थोड़े है कि कोई अपने मन से किसी को कर दे रहा है, ठीक है। जो मुगल जो होते थे वो क्या करते थे, जो यहाँ के जो क्षेत्रीय राजवंश है उनसे जोर जबरदस्ती करते थे, ठीक है, जोर जबरदस्ती करते थे। इसी के वजह से क्या होता था ना कि जो क्षेत्रीय राजवंश होते थे वे कभी कभी मुगलों को कर दे दिया करते थे। लेकिन जब ब्रिटिश की बारी आई, जब अंग्रेज जब कर लेने के लिए अपनी मतलब क्या बोल सकते हैं, जब डिमांड करते हैं, तो यहाँ के जो क्षेत्रीय राजवंश होते हैं वो क्या बोलते हैं कि हमने कभी भी किसी को कर नहीं दिया है, ठीक है, तो हम आपको भी कर अदा नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए हम देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि जब ब्रिटिश को लगता है कि ये सब कर अगर नहीं देंगे तो ये क्या करते हैं कि एक अभियान चलाते हैं 1766 में, और ये धीरे धीरे क्या होते हैं ना कि सिंहभूम क्षेत्र में अपना अधिकार जमाने लगते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि धीरे धीरे सिंहभूम से अंग्रेजों का प्रवेश शुरू होता है। आप इसे याद रखिएगा कि अंग्रेजों का जो आगमन है किस ओर से होता है, तो झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र से, ठीक है। तो सिंहभूम क्षेत्र में उस समय कुछ कुछ जो शासक थे उनका शासन चल रहा था, जैसे कि ढालभूम क्षेत्र में ढाल राजाओं का, ठीक है। एक मिनट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि जो नोट्स बनाते होंगे उनको प्रॉब्लम होगा फिर अगर मैं अचानक
कहीं से भी लिख दूंगी तो ठीक है। लिखिए कि सिंहभूम क्षेत्र में, सिंहभूम क्षेत्र में उस समय प्रमुख राजाओं का शासन चल रहा होता है, जैसे फर्स्ट पे आप लिख सकते हैं कि ढाल भूम क्षेत्र में, ढाल राजाओं का शासन, ठीक है। दूसरा आप लिख सकते हैं क्या, पोरहाट क्षेत्र में सिंह राजाओं का शासन, पोरहाट क्षेत्र में सिंह राजाओं का शासन। और थर्ड जो बच जाता है वो कौन सा है, तो हो क्षेत्र में, एक मिनट, सॉरी, हो क्षेत्र नहीं होगा, कोल्हान क्षेत्र होगा, जहाँ पे हो जो जनजातियां होती है वो रहती हैं, ठीक है। कोल्हान क्षेत्र में, एक मिनट, क्या क्या लिखा जाता है कभी कभी, कोल्हान क्षेत्र में हो राजाओं का शासन, ठीक है। देखिए जब अंग्रेज क्या करते हैं कि सिंहभूम क्षेत्र से जब प्रवेश करते हैं तो उस समय कुछ कुछ राजाओं का जो है, क्षेत्रीय राजवंशों का क्या चल रहा होता है, शासन चल रहा होता है। जैसे ढालभूम क्षेत्र में ढाल राजाओं का, पोरहाट क्षेत्र में सिंह राजाओं का शासन, ठीक है। कोल्हान क्षेत्र में हो राजाओं का शासन। हम क्या करते हैं ना, इसे एक बार मैप में हम लोग देख लेते हैं कि ये जो जनजातियां थी, सॉरी ये जो शासक थे उनका क्षेत्र कौन सा था। तो पहले एक मैप हम ड्रॉ कर लेते हैं, आप भी मेरे साथ मैप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, लगभग यही जैसा है, ठीक है। तो यहाँ का जो क्षेत्र होगा, एक मिनट इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ का जो क्षेत्र होगा वो कौन सा होगा, तो ये जो क्षेत्र होगा वो ढाल भूम का क्षेत्र होगा, ढाल भूम, ठीक है। उसके बाद ये जो क्षेत्र होगा यहाँ पे, छोटा सा जो क्षेत्र है यहाँ, ये होगा आपका कोल्हान, जहाँ हो राजाओं का शासन है, ठीक है। और एक यहीं पे एक छोटा सा एरिया आता है जो कि राज्य बनेगा कौन सा, पोरहाट, ठीक है। तो पोरहाट में कौन से राजाओं का शासन चलेगा, सिंह राजाओं का, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे मैप में आप तो इन राजाओं, इन जो शासकों का जो क्षेत्र है वो तो आपको दिख गया। आप बुक पे भी जाके देख सकते हैं, आपको यहीं पे मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि जब क्या होता है ना कि यहाँ के जो शासक होते हैं वो क्या बोलते हैं कि हम अंग्रेजों को जो कर है वो अदा नहीं करेंगे, क्योंकि हमने कभी भी किसी को कर अदा नहीं किया है। इस बात से जो अंग्रेज होते हैं वो क्या करते हैं, उनको थोड़ा ईगो बोल सकते हैं कि हर्ट हो सकता है, ठीक है। इसके वजह से ये क्या करते हैं ना, एक अभियान चलाते हैं। और मार्च 1766 में क्या होती है ना कि ब्रिटिश कंपनी आदेश देती है कि सिंहभूम क्षेत्र में जितने भी शासक हैं, अगर किसी ने भी अगर अधीनता स्वीकार नहीं की तो उनके विरुद्ध बल का प्रयोग होगा, यानी कि उनके ऊपर आक्रमण हो सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मार्च 1766 में ब्रिटिश कंपनी आदेश देती है, कि
यदि सिंहभूम सिंहभूम क्षेत्र के शासक सिंहभूम क्षेत्र के शासक कंपनी की अधीनता स्वीकार ना करे तो उनके विरुद्ध बल का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अभियान शुरू कब हुआ था, मार्च 1766 में, और उनकी एंट्री कब होती है, 1767 में। ये अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे नोट बना के लिख सकते हैं। एक मिनट, आप यहाँ पे नोट बना के लिख लीजिए। एक मिनट में इसे मिटा देती हूँ। आप यहाँ पे नोट बना के लिखिए कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश अभियान 1766 ईस्वी में प्रारंभ होता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, पहला जो हमारा होगा वो कौन सा होगा, तो मैंने आपको बताया था क्या, ढालभूम क्षेत्र। देखिए फ्रेंड्स, ढालभूम क्षेत्र में हम देखते हैं कि यहाँ पे वो सॉरी अंग्रेज जो है वो आकर यहाँ पे किस तरह का प्रभाव यहाँ पे करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए मेरे साथ साथ पे आप लिखते जाइएगा, अपना नोट्स आप बनाते जाइए। ठीक है, बाद में आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ढालभूम क्षेत्र पर जनवरी 1767 ईस्वी में फर्ग्यूसन ने सिंहभूम पर या फर्ग्यूसन को कर लीजिए। ठीक है, फर्ग्यूसन को सिंहभूम पर आक्रमण हेतु भेजा जाता है। ठीक है, जैसा कि आप पिछले वाले में मैंने अभी पढ़ाया आपको तुरंत कि पहला जो होगा वो कौन सा होगा, ढालभूम क्षेत्र, फिर पोरहाट, फिर कोल्हान। तो ढालभूम क्षेत्र में पहले किसको भेजा जाता है, जो फर्ग्यूसन होते हैं अंग्रेज अधिकारी। ठीक है, उसे क्या किया जाता है, उसे भेजा जाता है जनवरी 1767 में। ठीक है, और किस क्षेत्र में आक्रमण करने के लिए, तो सिंहभूम क्षेत्र में। तो ये जो ढालभूम क्षेत्र है, मैंने आपको पहले बताया कि ढालभूम क्षेत्र में ढाल राजाओं का क्या चल रहा होता है, शासन चल रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि ढालभूम क्षेत्र में ढाल राजाओं का शासन चल रहा होता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो ढाल राजा जो होते हैं, एक्चुअल में इनका नाम जो है वो शो नहीं किया हुआ है, तो वहाँ पे ढाल राजा ही है। ठीक है, जो ढाल राजा होते हैं वहाँ के शासक होते हैं। ठीक है, इनका एक भतीजा होता है कौन, जगन्नाथ ढाल। इनका एक भतीजा कौन होता है, जगन्नाथ ढाल। ठीक है,
वो उसकी इच्छा क्या होती है कि ढाल भूमि क्षेत्र का वो क्या बने, शासक बने। अतः ये क्या करता है कि जितनी भी गुप्त बातें होती हैं वो सब सारी जाके किसे बता देता है, फर्ग्यूसन को बता देता है, जो उस समय वहां पे आक्रमण करने के लिए क्या होता है, आया होता है। ठीक है, ये जो जगन्नाथ ढाल होता है वो क्या करता है, फर्ग्यूसन को, मतलब कह सकते हैं क्या कि इसकी हेल्प लेता है कौन, जगन्नाथ ढाल। फर्ग्यूसन की हेल्प लेता है कौन, जगन्नाथ ढाल। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे आप कुछ लिखिए मत। ठीक है, ये इसका भतीजा होता है, इतना जानिए। और आपको बस जानना है क्या कि जगन्नाथ ढाल जो होता है वो ढाल भूमि क्षेत्र का शासक बनना चाहता है, अतः वो क्या करता है, फर्ग्यूसन की मदद लेता है। ठीक है, और सारी जो गुप्त बातें हैं वो जाके किसे बता देता है, फर्ग्यूसन को। तो फर्ग्यूसन क्या कहता है कि इसे तो यहाँ से क्या चाहिए होता है, कर चाहिए होता है, तो वो करेगा क्या, इस पे तो आक्रमण ही करेगा ना, ढालभूम के जो राजा होंगे उसके ऊपर आक्रमण करेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है ना कि फर्ग्यूसन जो होता है वो घाटशिला की ओर बढ़ता है। ठीक है, फर्ग्यूसन घाटशिला, फर्ग्यूसन घाटशिला की ओर बढ़ता है, और बढ़ता है। लेकिन देखिए अब ये बढ़ रहा है फर्ग्यूसन जब, तो ढाल राजा क्या, ढाल राजा और इसके बीच क्या होगा, युद्ध होगा। ठीक है, तो ढाल राजा जो देखता है ना कि वो क्या कर सकता है कि फर्ग्यूसन का वो सामना नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसकी जो सेना है ढाल राजा की वो कमजोर पड़ रही थी, तो वो क्या करता है ना कि अपने किले को आग लगा के वो क्या करता है, वहां से भाग जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि लेकिन जब ढाल राजा ने देखा कि अंग्रेजों को रोक पाना, अंग्रेजों को रोक पाना संभव नहीं है, तो उसने अपनी सारी संपत्ति सहित महल को भी आग लगा दिया। ठीक है, वो जो ढाल राजा होता है वो क्या करता है कि जब देख लेता है ना कि अंग्रेजों का वो सामना नहीं कर पाएगा, तो अपनी जो उसकी सारी जो संपत्ति होती है उसके साथ ही साथ वो घाटशिला के महल को भी क्या कर देता है, आग लगा देता है। लेकिन फर्ग्यूसन क्या करता है ना कि वो जो जलता हुआ जो महल होता है ना उस पे वो क्या कर देता है, कब्जा कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि इस घाटशिला के जलते महल पर फर्ग्यूसन कब्जा कर लेता है, और ढाल राजा और ढाल भूम राजा के भतीजे को जो कौन होते हैं, जगन्नाथ ढाल को अंग्रेजों द्वारा राजा बना दिया जाता है। ठीक है, और उससे जो टैक्स है वो कितनी वसूली जाती है, तो 5,500 रुपये ये क्या कर दिया जाता है, निर्धारित कर दिया जाता है। ठीक है, 5,500 रुपये। ठीक है, ये टैक्स के तौर पे किसे देना पड़ता था, जगन्नाथ ढाल को, क्योंकि जो अंग्रेज होते हैं उन्हें क्या चाहिए था, टैक्स चाहिए था। ठीक है, और जगन्नाथ ढाल को क्या चाहिए था, क्षेत्र चाहिए था शासन करने के लिए। तो दोनों को अपनी अपनी जो
क्या बोलते हैं इच्छा है वो दोनों की क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। लेकिन एक समय आता है जब जगन्नाथ ढाल को क्या लगने लगता है कि ज़्यादा दिन तक जो है अंग्रेजों के अधीन रहकर जो वो है स्वतंत्र रूप से शासन नहीं कर पाएगा, अतः वो क्या करता है, कुछ दिनों के बाद वो क्या करता है, तो विद्रोह कर देता है। ठीक है, आप लिख सकते हैं आगे कि जगन्नाथ ढाल अंग्रेजों की अधीनता ज़्यादा दिन तक स्वीकार ना या नहीं कर पाने के कारण विद्रोह कर देता है। ठीक है, तो जगन्नाथ ढाल जब विद्रोह कर देता है तो अंग्रेज को लगता है क्या कि मैंने इसे राजा बनाया और ये क्या कर रहा है, अब विद्रोह कर रहा है। तो इसी विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज जो होते हैं वो दो बोल सकते हैं, दो अधिकारी को क्या करते हैं, वो भेजते हैं। ठीक है, जिसमें से आपके कौन होते हैं, कैप्टन रुक होते हैं और एक चार्ल्स मैगन को इस क्षेत्र पे क्या किया जाता है, जगन्नाथ ढाल के विद्रोह को दबाने हेतु भेजा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इस विद्रोह को दबाने हेतु या दबाने के लिए कैप्टन रुक तथा चार्ल्स मैगन को ढालभूम क्षेत्र में भेजा जाता है। ठीक है, जिसके बाद जो क्या होता है ना कि जगन्नाथ ढाल वहां से भाग जाता है। ठीक है, कैप्टन रुक और चार्ल्स मैगन को जब वहां पे भेजा जाता है इस विद्रोह को दबाने के लिए, तो जो जगन्नाथ ढाल होता है ना वो क्या हो जाता है, वहां से भाग जाता है। ठीक है, जगन्नाथ ढाल क्या होता है, भाग जाता है। ठीक है, और भागने के बाद इसका जो भाई होता है कौन, नीमू ढाल, इसका भाई कौन होता है, नीमू ढाल। ठीक है, किसका, जगन्नाथ ढाल का। तो भागने के बाद क्या करता है ना कि अंग्रेज इसे बंदी बना लेते हैं, नीमू ढाल को क्या करते हैं, बंदी बना लेते हैं। ठीक है, और जब बंदी बना लेते हैं ना, तो जब देखा जाता है कि जगन्नाथ ढाल तो आ नहीं रहा है, तो यहाँ पे शासन करने के लिए कोई तो चाहिए ना। तो ठीक है, तो लास्टली क्या करते हैं, अंग्रेज नीमू ढाल को ही क्या बना देते हैं, वहां का शासक बना लेते हैं। तो शासक तो बना दिया गया इससे। ठीक है, लेकिन जब यह बात वापिस जब जगन्नाथ ढाल को पता चलती है कि नीमू ढाल को क्या बना दिया गया है राजा, तो फिर से वो क्या कर देता है, विद्रोह कर देता है। फिर से क्या कर देता है, वो विद्रोह कर देता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आगे कि विद्रोह करने के बाद एक आपका समय आता है 1777 का, 1777 का। ठीक है, तो उस समय क्या किया जाता है ना, जगन्नाथ ढाल, अंग्रेजों को क्या लगता है ना कि ये विद्रोह तो समाप्त तो होगा नहीं, और अगर विद्रोह समाप्त नहीं हुआ तो कर जो यहाँ से उनको मिलता था वो क्या हो जाएगा, वो रेगुलर मिल भी नहीं पाएगा। ठीक है, और शासक बार बार चेंज होते रहेंगे तो उनको भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो 1777 में क्या किया जाता है ना, जगन्नाथ ढाल को फिर से ढालभूमि का राजा बना दिया जाता है। ठीक है, 1777 ईस्वी में जगन्नाथ ढाल को, एक मिनट, जगन्नाथ ढाल को ही ढाल भूम का राजा बना दिया जाता है, ठीक है, और वार्षिक कर जो है वो कितनी निर्धारित की जाती है, 4267 रुपए। ठीक है, 4267 रुपए। ठीक है, आप यहाँ पे नोट बना के लिख सकते हैं कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश, जो है
कब होता है? 1767 ईस्वी में, ठीक है। और क्षेत्र कौन सा था? तो सिंहभूम का। क्षेत्र कौन सा था? सिंहभूम का। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी जो आपने अभी पढ़ा वो भी इंपॉर्टेंट है, बस इसे हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। एक मिनट आप इसे नोट कीजिए, मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ, ठीक है। चलिए अगला जो है वो कौन सा क्षेत्र है? पोरहाट, ठीक है। देखिए जिस समय अंग्रेजों का जो है आगमन हुआ था सिंहभूम क्षेत्र में, उस समय जो पोरहाट के जो शासक होते हैं वो कौन होते हैं? पोरहाट के जो शासक होते हैं वो कौन होते हैं? जगन्नाथ सिंह चतुर्थ। कौन होते हैं? जगन्नाथ सिंह चतुर्थ, ठीक है। इनको क्या लगता है ना कि ये क्या चाहते थे कि अंग्रेज जिस तरह ढालभूम क्षेत्र में जिस प्रकार उन्होंने जगन्नाथ ढाल का हेल्प किया, तो उसी तरह क्या करे अंग्रेज इसका भी हेल्प करे, ठीक है। तो किसके खिलाफ? इसका एक भाई था, चचेरा भाई था, ठीक है। उससे ये क्या था? परेशान था, तो उसके खिलाफ क्या करता है ना कि ये चाहता है कि अंग्रेज मेरी मदद करें, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि जगन्नाथ सिंह अपने चचेरे भाई के खिलाफ मिदनापुर के ब्रिटिश रेजिडेंट से सहायता मांगता है, ठीक है। सहायता तो मांगता है, इसे क्या लगता है ना जगन्नाथ सिंह को कि जिस प्रकार अंग्रेज जो है वो ढालभूम क्षेत्र में ढाल राजा का मदद किए जगन्नाथ ढाल की शासक बनने में, उसी तरह ये क्या करेंगे? इसकी ही मदद करेंगे। लेकिन जो अंग्रेज जो होते हैं ना वो इसकी बात स्टार्टिंग में नहीं सुनते हैं, ठीक है। उन्हें कुछ ज़्यादा ये नहीं आता है कि इस क्षेत्र से हमें कर चाहिए या ये, लेकिन एक समय आता है जब क्या होता है कि अंग्रेजों को इस क्षेत्र में यानी कि पोरहाट क्षेत्र में हस्तक्षेप करना होता है, ठीक है। और वह समय कब का था? तो 1773 का। 1773 का। 1773 में क्या होता है ना कि नमक के कुछ जो व्यापारी होते हैं वो क्या करते हैं कि मिदनापुर से, जो बंगाल के आसपास में ही है, ठीक है, और वहाँ से नमक को ना लेकर उड़ीसा से क्या करते थे? वो नमक ले लेते थे और सिंहभूम क्षेत्र से क्या करते थे? वो पार हो जाते थे। तो अंग्रेज क्या करते हैं ना कि पोरहाट के जो राजा होते हैं उनसे मदद मांगते हैं क्या कि अगर आप जो व्यापारी हैं अगर उनको आप प्रवेश इस तरह का ना दें तो हम क्या करेंगे कि आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों की क्या हो जाती है? संधि हो जाती है, मतलब एक दूसरे से वो क्या करते हैं? एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है। आप लिख सकते हैं कि 1773 में 1773 में एक मिनट ऐसे मत लिखिए, लिखिए कि मैंने यहाँ कहाँ तक लिखा है आपको? जगन्नाथ सिंह अपने चचेरे भाई के खिलाफ मिदनापुर के ब्रिटिश रेजिडेंट से सहायता मांगता है, परंतु उस समय अंग्रेज उनकी कोई भी बातों में ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। लेकिन 1773 में नमक के कुछ व्यापारी जो होते हैं मिदनापुर से नमक ना लेकर
एक मिनट। नमक ना लेकर उड़ीसा से ले लेते, उड़ीसा से लेते थे, ठीक है। और सिंहभूम क्षेत्र से, और सिंहभूम क्षेत्र से गुजर जाते थे, ठीक है। और इससे क्या होता है ना कि इस कार्य से आप लिख सकते हैं, इस कार्य से कंपनी को राजस्व की हानि हो रही थी, ठीक है। तो इस कार्य में क्या होता है ना कि पोरहाट के जो राजा होते हैं, वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किनकी, तो अंग्रेजों की, ठीक है। तो अगर ये अंग्रेज की हेल्प कर रहे हैं तो अंग्रेज भी क्या करेंगे कि इसकी मदद करेंगे, ठीक है। और फिर क्या किया जाता है कि मिदनापुर से एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम होता है कैप्टन फोर्बिस, ठीक है। आप लिख सकते हैं अतः मिदनापुर से कैप्टन फोर्बिस नामक अंग्रेज अधिकारी को भेजा जाता है किस क्षेत्र पे, तो पोरहाट क्षेत्र पे, ठीक है। किसे भेजा गया था, कैप्टन फोर्बिस को, ठीक है। एक मिनट। कैप्टन फोर्बिस को क्या किया जाता है, भेजा जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है ना कि यहाँ के जो शासक होते हैं, कौन, जगन्नाथ सिंह। यहाँ के शासक कौन होते हैं, जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के साथ ये क्या करते हैं, तो ये संधि कर लेते हैं। कौन, ये जो कैप्टन फोर्बिस होते हैं वो क्या करते हैं, इनसे संधि कर लेते हैं, ठीक है। इनसे कहा जाता है, जगन्नाथ सिंह से, क्या कि भविष्य में कभी भी वो क्या करेंगे कि यहाँ जो व्यापारी जो आते हैं, नमक के व्यापारी और या कंपनी क्षेत्र के जो रैयत या व्यापारी होंगे, वो इस क्षेत्र से यहाँ पे, या तो फिर इस क्षेत्र में क्या हो सकता है कि शरण ना दे, कौन, जगन्नाथ सिंह, ठीक है। जगन्नाथ सिंह चतुर्थ अपने क्षेत्र में किसी भी कंपनी क्षेत्र के जो रैयत या व्यापारी होते थे उनको शरण ना दे, ठीक है। और इसी प्रकार की जो संधि है वो 1700, लाइट बार बार आ जा रहा है, परेशान कर देता है, 1793 में संधि कर ली जाती है इसी तरह की सरायकेला और खरसावां के साथ, सरायकेला तथा खरसावां के साथ, ठीक है। इसी तरह की संधि किसे कर ली जाती है, सरायकेला तथा खरसावां के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना कि पोरहाट के जो राजा होते हैं वो, उनको क्या लगता है ना कि सरायकेला और खरसावां का जो प्रभाव है वो बहुत ही ज्यादा क्या हो रहा है, तो वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो जो पोरहाट के जो राजा रहते हैं जगन्नाथ सिंह, वो क्या चाहते हैं कि कंपनी जो है इस क्षेत्र को, यानी कि पोरहाट क्षेत्र को क्या करे, अपने अधीन शामिल कर ले, ठीक है। ये क्या चाहता है जगन्नाथ सिंह कि जो ब्रिटिश है वो पोरहाट क्षेत्र को अपने क्षेत्र में क्या करे, शामिल कर ले, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1818 ईस्वी में 1818 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में कंपनी जो है, कंपनी सिंहभूम को अपने क्षेत्र में
अपने क्षेत्र या अपने अधीन लेने का निर्णय कर लेती है, ठीक है। तो एक टाइम आता है कब, 1 फरवरी 1820 में, 1 फरवरी 1820। 1 मिनट में यहाँ पे 20 को थोड़ा ठीक से लिख देती हूँ, 1 फरवरी 1820, ठीक है। इस समय क्या होती है, एक संधि होती है, किससे किसके बीच, पोरहाट शासक, ठीक है, और अंग्रेज के बीच, पोरहाट और अंग्रेज के बीच क्या हो जाती है, तो संधि हो जाती है, ठीक है। तो उस समय जो पोरहाट का जो शासक होता है वो कौन होता है, घनश्याम सिंह, ठीक है। और इधर जो अंग्रेज अधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं, कैप्टन रसेल। दोनों का उद्देश्य क्या क्या होता है वो थोड़ा हम देख लेते हैं, ठीक है, कि इनकी जो संधि वो किसके कारण हुई थी। तो कैप्टन रसेल का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, फर्स्ट नंबर पे जैसे हम देख सकते हैं, ये चाहता क्या था, उड़ीसा बंगाल के बीच सीधा संपर्क, उड़ीसा और बंगाल के बीच सीधा संपर्क, ठीक है। जहाँ से क्या करते थे, जो ये जो नमक के जो व्यापारी रहते थे वो क्या करते थे, यहाँ से नमक लेके क्या करते थे, वो गुजर जाते थे, ठीक है। और दूसरा क्या था, तो विरोधियों द्वारा संरक्षण हेतु सिंहभूम क्षेत्र को नियंत्रित करना, ठीक है। ये क्या था, इनका दूसरा रीजन, दूसरा उद्देश्य बोल सकते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या था, तो विद्रोही कोलों पर नियंत्रण स्थापित करना, ठीक है। और इधर जो घनश्याम जो शासक रहता है किसका, पोरहाट का, उसका उद्देश्य क्या होता है, पोरहाट के जो शासक है उनका उद्देश्य क्या था, तो सरायकेला खरसावां पर अपना प्रभाव स्थापित करना, सरायकेला खरसावां पर अपना प्रभाव स्थापित करना, ठीक है। दूसरा जो था वो पौरी देवी की मूर्ति वापस लाना, ठीक है। और तीसरा उद्देश्य क्या था, तो हो लोगों पर सत्ता स्थापित करना, ठीक है, हो लोगों पर सत्ता स्थापित करना, ठीक है। हो लोगों पर क्या करना, सत्ता स्थापित करना। तो ये पोरहाट के राजा का उद्देश्य था और ये अंग्रेजों का, ठीक है। अब चलते हैं हम कहाँ, तो एक जो हमारा बच जाता है क्या, कोल्हान और हो देशम, ये वाला क्षेत्र बच जाता है। देखिए यहाँ पे जो लोग जो शासन करते थे, यानी कि यहाँ के जो हो लोग थे, उन अपने निवास स्थान को हो देशम कहते थे, क्या कहते थे, हो देशम, ठीक है। आप लिख सकते हैं कि हो लोग या हो लोगों का निवास स्थान हो देशम या तो फिर हो देशम या कोल्हान के नाम से जाना जाता था, ठीक है। जो हो लोग थे ना, उनका कहना क्या था कि वो कभी भी किसी भी शासक के जो अधीन है वो कभी भी नहीं आया, ठीक है। अतः ये जो लोग थे
वो पोरहाट के जो राजा थे उनके अधीन भी वो नहीं आना चाहते थे। जैसे मैंने आपको अभी बताया था ना कि इसका उद्देश्य क्या था, होल लोगों पर सत्ता स्थापित करना। किसका किसका उद्देश्य था, पोरहाट के शासक था। लेकिन जो होल लोग जो थे उसके अधीन काम नहीं करना चाहते थे या उनके अधीन नहीं रहना चाहते थे, ठीक है। तो ये क्या होते हैं ना कि थोड़ा लड़ाकू प्रवृत्ति के हो जाते हैं, यानी कि कोई देखिए कोई भी अगर लोग जो रहेंगे वो क्या चाहेंगे कि हम स्वतंत्र रहें, ठीक है। तो यही स्वतंत्रता प्रेमी और लड़ाकू प्रवृत्ति के कारण इन्हें लड़ाका कोल के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि हो लोग कभी भी किसी के अधीन नहीं रहे थे अतः उन लोगों का कहना था कि हम पोरहाट राजा के अधीन क्यों हो, ठीक है। वो पोरहाट राजा के अधीन नहीं रहना चाहते थे, ठीक है। और यही लड़ाकू प्रवृत्ति के कारण इन्हें कौन से नाम से जाना गया, तो लड़ाका कोल के नाम से। कौन से नाम से जाना गया, लड़ाका कोल के नाम से, ठीक है। देखिए ये जब नहीं आना चाहते थे पोरहाट राजा के अधीन, लेकिन अंग्रेज जो है क्या करते हैं, इनसे संधि न किए रहते हैं कि ये क्या करेंगे कि होल लोगों पर अपना सत्ता स्थापित करवा देंगे, किसका, पोरहाट राजे का, ठीक है। तो देखिए इसमें जो उद्देश्य है पोरहाट शासक का वो दो पूरा हो जाता है, बस एक उद्देश्य जो है उसका बाकी रह जाता है, वो पूरा नहीं हो पाता है, ठीक है। देखिए होल लोगों पर सत्ता स्थापित करने के लिए 1820 में पोरहाट राजा के अधीन लाने के लिए 1820 में मेजर रफसेज के नेतृत्व में एक सेना भेजी जाती है, ठीक है। और देखिए 1820 में मेजर रफसेज के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई और रोरो नदी के तट पे क्या हो जाता है, तो युद्ध हो जाता है। रोरो नदी के तट पर युद्ध हो जाता है, किसके बीच में, तो हो लोग, ठीक है, एक मिनट, हो लोगों के बीच में, ठीक है। और दूसरा अंग्रेज, जिसमें अंग्रेज जो होते हैं वो विजयी हो जाते हैं, ठीक है, ये जीत जाते हैं, अंग्रेज जो होते हैं वो जीत जाते हैं और हो लोग जो है वो हार जाते हैं, ठीक है। हो लोग क्या करते हैं, हार जाते हैं। हारने के बाद जो कोल्हान के जो क्या बोल सकते हैं, उत्तरी कोल्हान के जो होश जनजाति होती है वो क्या करती है, अंग्रेजों को कर देना शुरू कर देती है। लेकिन जो दक्षिणी कोल्हान के जो हो शासक होते हैं वो क्या कहते हैं ना कि कर नहीं देना चाहते थे, ठीक है। तो जो उत्तरी कोल्हान के जो हो जनजाति होती है और दक्षिणी कोल्हान की जो हो जनजाति है वो दोनों आपस में क्या हो जाता है, भिड़ जाते हैं, ठीक है। दोनों आपस में भिड़ंत हो जाता है उन लोग का, ठीक है, यानी कि लड़ाई झगड़ा थोड़ा टूट फूट हो जाता है। क्योंकि दक्षिणी लोगों का कहना था क्या कि हम कर क्यों दे, क्योंकि ये तो हमारा खुद का बनाया हुआ राज्य है, ठीक है, तो हम अंग्रेजों को कर क्यों दे। तो बाद में क्या होता है ना कि जो उत्तरी कोल्हान के जो हो जनजाति होती है और दक्षिणी कोल्हान की जो हो जनजाति है वो आपस में मिल जाते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ क्या करते हैं, फिर वो युद्ध करते हैं, ठीक है, सॉरी युद्ध नहीं कह सकते, विद्रोह, ठीक है, विद्रोह करते हैं। चलिए हम देख लेते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हार के बाद उत्तरी कोल्हान के लोगों ने कर देना शुरू
किया, परंतु दक्षिणी कोल्हान के लोग विद्रोह जारी रखते हैं। ठीक है, तो देखिए एक बार तो इन लोगों का युद्ध हो चुका था रोरो नदी के तट पे, जिसमें अंग्रेज क्या होते हैं, ये जीत जाते हैं और हो लोग जो हार जाते हैं। लेकिन फिर से जो विद्रोह होने लगता है उसको दबाने के लिए 1821 ईस्वी में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में वापस एक सेना भेजी जाती है। कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में एक सेना हो लोगों के विरुद्ध भेजी जाती है। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या होता है कि युद्ध होता है। ठीक है, तो अंत में क्या होता है ना कि जो हो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, कुछ शर्तों के साथ वो क्या करते हैं, अंग्रेजों के साथ संधि कर लेते हैं। ठीक है, और संधि के बाद भी क्या होता है ना कि जो पोरहाट के संधि करने के बाद भी क्या होता है ना कि जो हो लोग जो रहते हैं वो पोरहाट राजा के अधीन नहीं रहना चाहते थे और वापिस क्या करते हैं, वो 1831 और 32 का जो टाइम पीरियड होता है, इसी दौरान क्या करते हैं, वो फिर से विद्रोह कर देते हैं। फिर से क्या कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं, जिसे आप आगे पढ़ेंगे कोल विद्रोह के नाम से। ठीक है, इसे हमें पढ़ना है आगे। ठीक है, बस आप इतना जानिए कि जो हो लोग जो रहते हैं संधि इनके बीच तो हो जाता है ना, अंग्रेज और जो हो लोग रहते हैं उनके बीच संधि हो जाता है। लेकिन फिर से वापस में क्या होता है कि 1831 से 1832 ईस्वी में क्या होता है कि इनके कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी में फिर से क्या होता है कि कोल विद्रोह हो जाता है। ठीक है, देखिए इसी में जो आपका है मैंने आपको अभी क्या क्या बता दिया, ढालभूमि क्षेत्र मैंने बता दिया। ठीक है, पोरहाट क्षेत्र भी बता दिया और एक कोल्हान क्षेत्र भी बता दिया। उसके बाद इसमें कुछ छोटा छोटा लग रहा है शायद, एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, अगर कुछ छूटा होगा तो मैं इसे बता दूंगी आपको। चलिए छोड़िए, अगर कुछ छूट भी गया होगा तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए हमने तो सिंहभूम क्षेत्र का देख ही लिया, जिसमें 3 चीजें हमने पढ़ ली, 3 क्षेत्र में पढ़ लिए। ठीक है, एक ढालभूमि क्षेत्र, पोरहाट और कोल्हान हमने पढ़ लिया। अभी जो हमारा बचा हुआ है वो कौन सा है, तो एक पलामू क्षेत्र, उसके बाद जो हम पढ़ेंगे छोटा नागपुर क्षेत्र, छोटा नागपुर क्षेत्र। ठीक है, रामगढ़ मानभूम, संथाल परगना। ठीक है, ये जो क्षेत्र हैं ये हमारे बचे हुए हैं। ठीक है, तो इनको जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अभी आप जितना भी मैंने पढ़ाया वो सभी का आप नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, और इसे रिवीजन करते जाइए। और अभी जो जेएसएससी का फॉर्म आ चुका है आप उसे भरिए। ठीक है, और ध्यान लगा कर पढ़िए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।